आज हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या स्ट्रेस एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिकमेंडेशन ये किसका था, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम बनाया गया था। उसके चेयरमैन कौन थे, श्री एम नरसिम्हा। ठीक है, उसके अंतर्गत एक कमेटी बनाएंगे जिन्होंने इनकम रिकग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग संबंधित प्रोविडेंशियल नॉर्म्स के विषय में बताया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एसेट मतलब यह है कि एक ऐसा कोई भी एसेट जो बैंक का है उसमें लीज एसेट्स भी काउंट होंगे। जब वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा मतलब कि वो इनकम जनरेट करना बंद कर देगा। जब बैंक के लिए कोई एसेट इनकम जनरेट करना बंद कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलेंगे। ये बहुत ही सिंपल और प्रिसाइज मतलब डेफिनेशन बताई गई है। कुछ केसेस बताए गए हैं जब एनपीए हो जाता है, जैसे कि जब इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट जो होता है अगर वो 90 दिन से ज़्यादा के लिए ओवर ड्यू है किसी भी टर्म लोन में तो वो एनपीए हो जाता है अकाउंट। कोई भी अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर अगर होता है 90 दिन से ज़्यादा के लिए इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट सीसी या ओडी के केस में तो वो भी एनपीए अकाउंट माना जाएगा। कोई भी बिल अगर 90 दिन से ज़्यादा के लिए ओवर ड्यू रहता है तो उसको भी क्या माना जाएगा, एनपीए अकाउंट माना जाएगा। ये जो चैप्टर है ये आता है जीआईबी पेपर 2 यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के मॉड्यूल बी में चैप्टर 7 है ये। ठीक है, मॉड्यूल बी यानी फंक्शंस ऑफ बैंक का पार्ट चैप्टर 7 है। डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। ठीक है, उसके बाद किसी भी ऐसे केस में कि जिसमें इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल जो है वो 2 हार्वेस्ट सीजन तक यानी एग्रीकल्चर लोन अगर कोई है और उसमें 2 फसलों तक अगर ओवर ड्यू रहता है और मैक्स टू मैक्स 2.5 साल तक के लिए अगर ओवर ड्यू रह जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एनपीए अकाउंट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि 90 दिन से ज़्यादा ओवर ड्यू रहे चाहे किसी भी प्रकार का अकाउंट हो इन सब के अलावा तो उसको भी एनपीए अकाउंट माना जाएगा। आउट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब बताया गया। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब यह है कि किसी भी अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट तब माना जाएगा यदि उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो कंटिन्यूअसली सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से ऊपर बना रहे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए 5 लाख की लिमिट है और लगातार जो उसमें आउटस्टैंडिंग है वो लगातार आपकी 5,10,000, 5,15,000, 5,50,000 ऐसे बना हुआ है तो सैंक्शन पावर और ड्राइंग पावर दोनों से ऊपर है तो उस केस में आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। साथ ही साथ ये भी केस है कि अगर 6 महीने तक कंटिन्यूसली कोई क्रेडिट ना हो उस अकाउंट में बैलेंस शीट के हिसाब से या फिर उसमें जो क्रेडिट हुआ है वो जितना इंटरेस्ट डेबिट हुआ है 6 महीने के पीरियड में उसके लिए सफिशिएंट ना हो तो उस केस में भी उसको आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट माना जाता है। इनकम रिकग्निशन संबंधित पॉलिसी देख लेते हैं। जो भी इनकम होगी नॉन परफॉर्मिंग एसेट से वो एक्रुअल बेसिस पे नहीं काउंट की जाएगी। ठीक है, जब तक वो एक्चुअली प्राप्त नहीं होती बैंक को। देखिए जनरली ये माना जाता है कोई स्टैंडर्ड एसेट है तो अगर वो 90 दिन तक तो माना जाएगा कि भाई अभी इनका इंटरेस्ट आएगा, फिर नहीं आएगा तो अलग बात है। लेकिन जब एक बार अकाउंट एनपीए हो गया तब भले आप उस पर इंटरेस्ट बैक एंड पे चार्ज कर रहे हो लेकिन आप उसको एक्रुअल में अपने अकाउंट्स में अपनी बैलेंस शीट में नहीं लोगे। ठीक है, तो ये कहा गया है कि जब एक बार अकाउंट एनपीए हो जाएगा उसके बाद उससे इनकम काउंट नहीं करी जाएगी, एक्चुअल मतलब उससे संपादित नहीं होगी, ये कहा गया। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहा गया जो टर्म डिपॉजिट के एडवांसेस होंगे या फिर एनएससी के, केवीपी के या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अगर ये एनपीए हो भी जाते हैं तो इनमें इंटरेस्ट आप एक्यूरेट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, बिकॉज देखिए एनएससी या सब बशर्ते सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए। भाई अगर मान लीजिए 1 लाख का कोई टर्म डिपॉजिट वो है क्या नाम है टर्म डिपॉजिट है और उसके अगेंस्ट आपने लोन दे रखा है तो आपने लोन में 1 लाख पे 1 लाख तो दे रखा है, अपने 1 लाख पे 80,000 50,000 कुछ दे रखा होगा तो 15,000 का मार्जिन है। प्लस जैसे जैसे ब्याज बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके साथ साथ वो टर्म डिपॉजिट पुराना होता है, मैच्योरिटी वैल्यू भी 1 से 1, 10, 1, 15, 1, 20 पहुंच रही है। तो अगर मैच्योरिटी यहाँ पे सही बैठ रहा है तो आप उसमें इंटरेस्ट चार्ज करते रहेंगे, एक्रुअल बेसिस पे उस पर मान लिया जाएगा। कोई भी अगर गवर्नमेंट गारंटी एडवांस है मतलब ऐसे जैसे CGTMSE या CGTFME वाला अगर ऐसा कोई एडवांस है जिसमें गवर्नमेंट ने गारंटी ले रखी है और वो एनपीए हो जाता है तो उनमें जो इंटरेस्ट होगा उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा, उसको अपने मतलब इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा जो इंटरेस्ट होगा। रिपोर्टिंग ऑफ एनपीए के लिए बताया गया बैंक्स को हर साल 31 मार्च को अपने ऑडिट खत्म होने के बाद 31 मार्च के हिसाब से अपनी एनपीए रिपोर्ट बतानी होती है। ये कुछ कैलकुलेशन बताई गई हैं, नेट एडवांस, ग्रॉस एनपीए सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या, डिडक्शंस देख लीजिए। देखिए ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए ये बहुत पूछा जाता है। तो जब ग्रॉस एनपीए में से जब आप प्रोविजनिंग हटा देते हैं तो उसको क्या बोल देंगे, नेट एनपीए बोल देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो डिडक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो भी प्रोविजन रखा जाता है एनपीए अकाउंट्स में वो आता है। कोई DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन या ECGC यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इनकी तरफ से कोई क्लेम आया है और अभी एडजस्ट नहीं हुआ वो, कोई भी ऐसा पैसा जो कि आपने OTS वगैरह किया है और आपने सन्ड्री अकाउंट में भी रखा है क्योंकि फाइनल पेमेंट अभी तक नहीं आया, कुछ अमाउंट बचा हुआ है तो वो पैसा, ये सब चीज़ इसमें डिडक्शंस में आएंगी। और इस डिडक्शन को जब आप ग्रॉस एनपीए से माइनस कर दोगे तो आपका नेट एनपीए आ जाएगा। ये बहुत डेफिनेशन पूछी जाती है इसलिए मैंने आपको बताया।
क्लासिफिकेशन एसेट्स का बताया गया है सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। स्टैंडर्ड एसेट्स आप सबको पता है जो नॉर्मल लोन अकाउंट्स हैं, सबसे पहले वो सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होते हैं, फिर डाउटफुल में जाते हैं, फिर लॉस एसेट में चले जाते हैं। सब स्टैंडर्ड मतलब ये है कि कोई भी ऐसा अकाउंट जो कि 12 महीने या उससे कम के लिए एनपीए लगातार रहेगा तो उसको सब स्टैंडर्ड अकाउंट घोषित किया जाता है। डाउटफुल एसेट का मतलब ये है कि यदि कोई भी अकाउंट 12 महीने से ज़्यादा के लिए एनपीए रहता है तो उसको डाउटफुल एसेट कहा जाएगा। लॉस एसेट का मतलब ये है कि ऐसा एसेट जहां पर बैंक के द्वारा या इंटरनल ऑडिटर द्वारा या एक्सटर्नल ऑडिटर द्वारा या आरबीआई के इंस्पेक्शन के द्वारा उसको लॉस मान लिया गया है, लेकिन अभी राइट ऑफ नहीं किया गया है वो लोन, ठीक है, तो उस केस में उसको लॉस एसेट बोलेंगे। ये जो एसेट होते हैं इनको अनकलेक्टेबल माना जाता है, मतलब अब ये प्राप्त नहीं हो सकते, अप्राप्त है ये, ठीक है। The outstanding in the account based on drawing power carried from the stock other older than 3 months would be deemed as इरेगुलर। एक और इसमें केस बताया गया है कि जनरली तो देखिए टेक्निकल रीजन से जो भी एनपीए होते हैं उनको एनपीए नहीं माना जाता है, लेकिन यदि किसी में 6 महीने से ज़्यादा मतलब स्टॉक नहीं आया है, ठीक है, तो उस केस में उसको एनपीए मान लिया जाएगा, ठीक है। अगर आउटस्टैंडिंग ड्राइंग पावर्स ज़्यादा है तो नॉर्मली उसका स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने नहीं आया है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग भी उसकी ज़्यादा है ड्राइंग पावर से और स्टॉक स्टेटमेंट भी 3 महीने से ज़्यादा हो गया नहीं आया है तो उसको एनपीए माना जाएगा। कोई वर्किंग कैपिटल बोरोर का अकाउंट होगा उसको भी एनपीए मान लिया जाएगा यदि उसमें ड्राइंग पावर से ऊपर उसका आउटस्टैंडिंग हो और साथ ही साथ जो स्टॉक स्टेटमेंट है वो 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया लेकिन अभी तक नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी उसको मान लिया जाएगा। भले ही बोरोर की पोजीशन सेटिस्फैक्टरी हो, मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, फिर भी उसको एनपीए माना जाएगा। एसेट क्लासिफिकेशन टू बी बोरोर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। ये कहा गया है कि जो भी एसेट क्लासिफिकेशन होंगे पर बोरोर होंगे, मतलब मान लीजिए मिस्टर ए ने बैंक से 5 लोन ले रखे हैं, तो ये नहीं कि उनका लोन एक्स खराब हो गया कि वाई सही है कि जी सही है कि ए सही है कि बी सही है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनका एक भी लोन अकाउंट खराब हुआ तो उनके सारे लोन अकाउंट एनपीए माने जाएंगे, ठीक है। तो कहा गया है कि जो एसेट क्लासिफिकेशन है वो बोरोर वाइज होता है ना कि फैसिलिटी के वाइज, ये खास बात कही गई है। एडवांस अगेन टर्म डिपॉजिट के लिए कहा गया है कि जो भी टर्म डिपॉजिट एनएससी अगर सरेंडर के लिए एप्लीकेबल है तो उनको एनपीए अकाउंट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपके प्रॉपर सिक्योरिटी, आप तुरंत उसको डाइल्यूट कर सकते हो ना, उसमें क्यों एनपीए मानोगे आप उसको। लोन्स विद मोरेटोरियम फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यदि किसी भी लोन में मोरेटोरियम पेड जाता है तो उसको मोरेटोरियम और प्लस इंटरेस्ट का वो 90 डेज, उसके इंटरेस्ट या रिपेमेंट का 90 डेज, उसके बाद ही उसको एनपीए माना जाएगा। ये नहीं कि आपने 18 महीने का मोरेटोरियम दे दिया हाउस लोन के लिए और उसके बाद जैसे ही 90 दिन हुए लोन सैंक्शन आपने तुरंत उसको एनपीए मार्क कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। जब इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो जाएंगी 90 डेज की तब हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट के केस में नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो भाई हाउस लोन वगैरह स्टाफ का हाउस लोन है तो उसमें तो इंटरेस्ट बहुत दिनों बाद 10-10, 15 कभी 15 साल कभी 18 साल कुछ होता है, 200:120 करके रेशियो रहता है, तो उस हिसाब से शुरू होता है, तो उसको थोड़ा ना आप ले लोगे। प्रोविजन नॉर्म्स के लिए कहा गया है कि लॉस एसेट अगर है और जो कि जिसमें पूरा एसेट राइट ऑफ करने की आवश्यकता है तो उस केस में 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग जो है उसको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। सपोज कोई अगर 3 लाख का लोन है और वो 40 नंबर में यानी लॉस एसेट में घोषित कर दिया गया है तो उसमें 100% यानी 3 लाख पूरा का पूरा बैंक को प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। डाउटफुल एसेट के लिए कहा गया है कि जो भी ऐसे एसेट जिनमें रिलायजेबल सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और कोई रिकोर्स भी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में तो 100% करना है आपको, ठीक है, मैक्स टू मैक्स है ये। लेकिन मान लीजिए कुछ पोर्शन आपके पास सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल है और कुछ नहीं है तो आप जितना विदाउट सिक्योरिटी वाला अवेलेबल है उसके हिसाब से मार्जिन वो लेके चलोगे आप और प्रोविजनिंग करोगे। इसमें 25 से लेकर 100% तक की प्रोविजन रहती है। वो किस पे डिपेंड करता है, अगर 1 साल तक का डाउटफुल है तो 25% प्रोविजनिंग, अगर 1 से 3 साल तक का डाउटफुल है तो उसमें 40% प्रोविजनिंग, और अगर 3 साल से ज़्यादा का डाउटफुल एसेट हो गया है तो फिर 100% प्रोविजनिंग कंपलसरी है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए कहा गया है कि इसमें जनरली 10% जो रहता है टोटल आउटस्टैंडिंग उतना अमाउंट इस पर प्रोविजनिंग करी जाती है। और DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन और ECGC यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इनसे जो गारंटी अवेलेबल है या इनसे जो सिक्योरिटी अवेलेबल है उसको अलाउंस देते हुए 10% किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए कहा गया है कि स्टैंडर्ड एसेट में शुरू में ही 0.25% की प्रोविजनिंग करी जाती है। मतलब अगर मान लीजिए 100 रुपये का लोन है तो 25 पैसे उसके लिए प्रोविजनिंग करी जाएगी, समझ लीजिए, ठीक है।
और इसको किस में शो किया जाता है, इसको कंटीजेंट प्रोविजंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड असेट्स, बैलेंस शीट में एक होता है अदर लायबिलिटीज प्रोविजन, सेक्शन शेड्यूल 5 में, उसमें दिखाया जाता है कंटीजेंट प्रोविजन अगेंस्ट स्टैंडर्ड, अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। एडवांसेस कवर्ड बाय ईसीजीसी डीआईसीसी के लिए कहा गया है प्रोविजन शुड बी मेड ओनली फॉर द बैलेंस इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट गारंटीड। तो जो भी इसमें अगर मान लीजिए कोई डीआईसीजीसी या ईसीजीसी के द्वारा अगर कोई भी प्रोविजनिंग वो लोन गारंटी किया गया है, तो उस केस में जो भी गारंटी की गई है अमाउंट, उसके अलावा जो पैसा बच रहा है उसी के अगेंस्ट प्रोविजनिंग करनी है। ये भी कहा गया है कि डीआईसीजीसी ने, आपको पता भी होगा, पहले 1 लाख की लिमिट थी, इसमें अब 5 लाख तक का इंश्योरेंस हो गया इसमें अमाउंट जो मैक्सिमम। फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।